So here guys, welcome again to the Zark Knowledge. This is IPC part 2 and here we will going to discuss elements of crime. So let's get start. सो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, देखिए अगर बेसिकली बात करें, जनरल प्रिंसिपल की बात करें, तो एलिमेंट्स जो होते हैं क्राइम के वो दो ही होते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। बट देखो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे कि मेनली चार टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। पहला ह्यूमन बींग, दूसरा मेंस रिया, तीसरा एक्टस रियस और चौथा इंजरी। इन चारों को हम आगे डिस्कस करेंगे, पर बेसिक अगर मैं बेसिक सेंस में बात करूं कि जो होंगे ही होंगे, क्योंकि देखो एक्टस रियस तो चलो ठीक है, होगा कि मान लो कोई रॉन्गफुल एक्ट किया तो वो क्राइम के अंदर इंक्लूडेड होगा। किसी ने कोई रॉन्गफुल कंडक्ट कर दिया या किसी ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया, तो क्राइम के होने के लिए एक एक्ट का होना ज़रूरी है। अरे कोई एक्ट होगा तभी तो क्राइम होगा। अगर वो एक्ट हुआ ही नहीं है तो क्राइम हम किसे बोलेंगे। दूसरा मेंसरिया, गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए। अब वो एक्ट एक्सीडेंटली भी हो सकता है, मान लो वो गलती से थप्पड़ मार दिया किसी को या गलती से गाड़ी टकरा गई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरा इंटेंशन वहाँ था, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा था, मैंने स्टेयरिंग पे ये स्टेयरिंग अपना जानबूझ के टर्न किया या फिर मैंने ब्रेक जानबूझ के नहीं लगाया, तो वहाँ पे जब मेरा मेंसरिया यानी कि मेरा इंटेंशन इंक्लूड हो गया तो वो क्राइम बन गया। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ एक्टस रियस भी है और मेंस रिया भी है, तो वो क्राइम बन जाएगा और इसमें नो डाउट, मतलब ये होता ही होता है। अब अगर हम लोग कुछ दूसरी बुक्स की बात करें तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स और इंजरी का होना भी ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन बींग ही क्राइम करता है और ह्यूमन बींग का ही क्राइम आज की डेट में पनिशेबल भी है। ठीक है, इसको हम लेटर ऑन फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। पर फिलहाल हम एक मैगजीम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एक्टस नॉन फैसिड रियम निसी मैंसिड रिया। अच्छा, इस जो मैक्सिम है इसका नाम ये क्या है, मतलब एक तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि कैसे अगर किसी का जो है इंटेंशन अगर किसी चीज़ में इंक्लूडेड है, किसी एक्ट में इंटेंशन अगर इंक्लूडेड है तो वो क्राइम बनेगा। अगर मेरा इंटेंशन किसी चीज़ में इंक्लूडेड नहीं है तो मैं उस क्राइम के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, लेट सपोज कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो वो मुझसे बाई मिस्टेक हुआ। अगर वो एक्सीडेंट मुझसे बाई मिस्टेक हुआ तो मैं उसके लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर वही वही एक्सीडेंट मुझसे जानबूझ के मैंने किया तो मैं उसके लिए लायबल हो जाऊंगा। मतलब मेरा मेंस रिया का इंक्लूडेड होना बहुत ज़रूरी है। तो वही ये सेम मैगजिम बोलता है एक्ट इज नॉन फैसिड्रियम मेंसिड्रिया, मतलब एक्ट डज नॉट मेक एनी वन गिल्टी अनलेस द क्रिमिनल इंटेंट ऑफ द गिल्टी और गिल्टी माइंड। मतलब एक्ट तब तक किसी को गिल्टी नहीं ठहराएगा जब तक वो गिल्ट एक्ट नहीं ठहराया जाएगा गिल्टी, तब तक उसका माइंड भी उस पर्सन का गिल्टी ना हो। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इन दोनों को और डिटेल में, एक्टस रियस क्या होता है और मेंस रिया क्या होता है। तो एक्टस रियस बेसिकली, एक्टस जो वर्ड है वो एक्ट को रिप्रेजेंट करता है और रियस है जो वर्ड, वो रियस मतलब हो जाता है रॉन्गफुल, मतलब एक रॉन्गफुल एक्ट का होना। देखो जहाँ हम एक्ट की बात करते हैं, एक्टस रियस के अंदर एक बात हिडन बात और है, जहाँ हम एक्ट की बात करते हैं ज़रूरी नहीं कि हम एक्ट हो, एक्ट मतलब कुछ किया ही गया हो। कई बार कुछ चीज़ का ना करना भी अपने आप में रॉन्गफुल क्राइम बन जाता है, जिसको हम ओमिशन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ओमिशन मतलब जैसे मान लीजिए एक किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उस बच्चे को खिलाना उस फैमिली में जो उसका फादर है, उसकी मदर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और वो बच्चा मर जाता है, उन्होंने ऐसे ही उसको छोड़ दिया यहीं पे रखा हुआ, या फिर उसको केयर नहीं किया, उसका पूरा उसको साथ ठीक तरीके से उसको कॉशन नहीं दिया, वो मर गया, तो ये भी अपने आप में एक क्राइम हुआ। मतलब उन्होंने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की, तो वो भी अपने आप में एक एक्ट सीरियस है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक रॉन्गफुल एक्ट है। नेक्स्ट है मेंसरिया। अब मेंसरिया का देखो, अगर हमने अभी लेट भी पहले भी डिस्कस किया कि कोई एक्ट का सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है, उस एक्ट के अंदर उस इंसान का इंटेंशन भी इंक्लूडेड होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने एक्ट किया, कोई वो एक्ट हुआ, तो वो हो सकता है वो उसके नेग्लिजेंस की वजह से हुआ हो या फिर उसकी गलती की वजह से हुआ हो। तो उस एक्ट में अगर उसका इंटेंशन इंक्लूड है तभी हम कहेंगे कि वो क्राइम है। तो जो उसका माइंड है वो भी ब्लेम वर्दी होना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ब्लेम वर्दी, इसको नोट डाउन कीजिए। ये ब्लेम वर्दी वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस इंसान के अंदर ये गिल्ट इंटेंशन होना चाहिए। अब चाहे वो उसके लिए रिवेंज हो या कुछ भी ऐसा हो, या कुछ उसने पहले से प्लान करके रखा हो, प्री प्लान्ड हो, वो गिल्टी कहीं ना कहीं माइंड इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चार एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। अभी हमने बताया आपको तीन मेन जो होते हैं वो दो एलिमेंट होते हैं, और जनरली अगर हम बात करें तो चार एलिमेंट आ जाते हैं, जिसमें से पहला ह्यूमन बींग, मैंसरिया, एक्टसरियस और इंजरी। अब इसमें से पहला हम ह्यूमन बींग के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन बींग क्या कहता है।
तो देखिए, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्राइम इज़ दैट इट मस्ट बी कमिटेड बाय द ह्यूमन बीइंग विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ। देखिए क्या होता था कि ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि पहले समय में, पिछले समय में, एंशियंट वर्ल्ड में क्या होता था कि जानवरों को भी सज़ा मिलती थी। मतलब जो एनिमल्स अगर कोई क्राइम करता था या कर देता था तो उसके लिए भी पनिशमेंट था। पर अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग ही क्राइम करेगा वही पनिशेबल होगा। ठीक है। अब जैसे अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे एक बहुत फेमस बैरिंग गॉड्स करके एक राइटर थे। उन्होंने अपनी बुक क्यूरोसिटी ऑफ द ओल्डन टाइम्स में लिखा है कि जैसे अगर किसी का जो डंकी होता था, एज जिसको बोलते हैं, वो अगर किसी के खेत में चला जाता था तो एज अ पनिशमेंट उसको सज़ा के तौर पे उसके दोनों कान या फिर एक कान को चॉप कर दिया जाता था, यानी कि काट दिया जाता था। ये क्या था, ये करिएगा पनिशमेंट दिखा रहा था, एक रिट्रीब्यूशन नेचर शो कर रहा था, बदले की भावना शो कर रहा था। ठीक है कि सॉरी, डिटरेंट नेचर शो कर रहा था, डिटरेंट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेट एन एग्जाम्पल, मतलब कि एक एग्जाम्पल सेट कर रहे थे वो लोग कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। तो ये पिछले टाइम में होता था और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर था। तो अभी प्रेजेंटली क्या होता है कि अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ही मस्ट बी अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ द लीगल, अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक पर्टिकुलर मैनर और उसको उसके अंदर एक्ट करना है। अगर वो नहीं करेगा तो पनिशमेंट है, और अगर करेगा या मतलब करता है तो कोई पनिशमेंट नहीं, लेकिन नहीं करेगा तो पनिशमेंट होगी। नेक्स्ट है, ही शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। जो ह्यूमन बीइंग है वो मेंटली एंड फिजिकली फिट। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं जिसका नाम है मेंसरिया। ह्यूमन बीइंग के बाद नेक्स्ट है गिल्टी इंटेंशन यानी कि मेंसरिया। तो इसके बारे में हम पहले ही बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो इट इज़ एन एटीट्यूड ऑफ अ माइंड विच डायरेक्ट्स द कंडक्ट ऑफ द रिजल्ट विल फॉर्म इनटू एन एक्ट सीरियस। इट ऑल्सो नोन एज ए गिल्टी माइंड एंड इंटेंट। और इसका एक बहुत फेमस केस है गिरजानाथ वर्सेस स्टेट। तो वही सेम बात है कि मेंटल जो है, मेंटल ब्लेम वर्दी जिसको बोलते हैं, वो अगर आपका माइंड है उसको भी गिल्टी होना चाहिए। मतलब हमें सोचा अगर हमने है कि हमें क्राइम करना है, देखो सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने सोच लिया, मैं उसको मारूंगा, करूंगा, ये करूंगा, उसके बाद, लेकिन मैंने नहीं किया, मतलब एक्ट नहीं किया, तो वो भी अलग, मतलब जिसको कहते हैं कि अगर मैंने एक्ट नहीं किया तो क्राइम नहीं। लेकिन अगर मैंने एक्ट कर दिया है और वहाँ अगर मेरी गिल्टी इंटेंशन भी थी तो वो क्राइम हो जाएगा। ठीक है, मेरे गिल्टी इंटेंशन का होना ज़रूरी है। देखो आईपीसी के अंदर कहीं पे भी मैंसरिया को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, जो वहाँ पे वर्ड यूज़ किए गए हैं वो ऐसे वॉलेंट्री, इस टाइप से वर्ड यूज़ किए गए हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ पे कंसेंट का या फिर आपके कंसेंट का होना ज़रूरी था। मतलब प्रिज्यूम किया जाता है, कहने का मतलब ये है कि आपकी कंसेंट प्रिज्यूम की जाती है। अगर किसी ने कोई मर्डर किया है तो उसकी कंसेंट वहाँ पे थी, इसको ऑलरेडी प्रिज्यूम किया जाता है। ठीक है। तो ये अब जैसे एक केस आया था गिरजानाथ वर्सेस स्टेट का। इसमें क्या हुआ था कि मैनसरिया का एक बहुत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैनसरिया का अपने आप में बहुत वाइड रेंज है। मैनसरिया कोई छोटी चीज़ नहीं है, मैनसरिया बहुत चीज़ों को कवर करती है। मैनसरिया मेंटल स्टेटस भी बताती है, मेंटल कंडीशन भी बताती है, अपने में बहुत बड़ी चीज़ कवर करती है। ये उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बहुत क्लियर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि मैनसरिया का स्कोप बहुत छोटा नहीं, लिमिटेड नहीं, बहुत बड़ा स्कोप है। अब देखिए लेटर ऑन एक और केस है इसमें, शेरस वर्सेस डी रडजन का। इसमें क्या हुआ था कि इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो मेंसरिया है उसको अलग ट्रीट नहीं किया जा सकता, इनसेपरेटेबल, मतलब कि उसको एक डिफरेंट अलग क्राइम से आप हटा के नहीं देख सकते। वो देखो, वैसे तो मेंसरिया किसी के लिए प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब आप कैसे अज्यूम कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि उस बंदे का वहाँ पे क्राइम करते वक्त इंटेंशन था या नहीं था। वो सिर्फ सर्कमस्टांसेस से या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से या फिर चीज़ों को अज्यूम करके ही या आसपास को पता करके ही पता लगाया जा सकता है। मतलब इतना आसान नहीं होता। ठीक है, कि हम किसी को प्रूव करें कि उस वक्त उस बंदे का इंटेंशन था या नहीं था। तो ये इतना ईजी नहीं होता। इसीलिए क्या है कि इस पे कोर्ट ने भी कहा था कि इरसेपरेटेबल नहीं, मतलब कि जो क्राइम है उससे हम कनेक्ट करके देखेंगे तभी हमें पता लगेगा कि उस वो क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, या वो ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंशन एंड नेग्लिजेंस एंड recklessness. Intention, negligence and recklessness are the important form of mensaria. तो क्या होता है ये, पहले सबसे डिस्कस करते हैं कि इंटेंशन। देखो इंटेंशन मतलब
इंटेंशन मेरी सोच ही वैसी थी, मैंने ऐसा सोच रखा था कि मैं उससे बदला लूँगा या मैं उसे मारूँगा, और इस सोच के इरादे से मैं वहाँ गया और मैंने वो काम किया। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब कि मैंने ड्यूटी जो थी मेरी वो मैंने पूरी नहीं की। मतलब कि जो मेरी ड्यूटी थी, मतलब मुझे टेक केयर करने की, किसी चीज़ को देखने की, संभालने की, वो पूरी नहीं की, और उसकी वजह से कोई एक्ट हो गया, लाइक, ठीक है। मान लो मैं गाड़ी जा रहा हूँ, मैं अपनी कार चला रहा हूँ, और मुझे मेरे टाइम टू टाइम मुझे उसे सर्विस करानी थी या मुझे नहीं करानी, वो मैंने काफ़ी टाइम से उसे खड़ा रखा, कई काफ़ी सालें हो गई। फिर मैंने सडनली उससे कहीं ट्रिप से उससे कार से कहीं वैकेशन पे या ट्रिप पे चला गया, और उस गाड़ी का कोई टायर पंक्चर या बस्ट हो गया रास्ते में, जिसकी वजह से वो गाड़ी पलट गई और उससे एक्सीडेंट हो गया। और इससे क्या हुआ कि जो रोड साइड पे कोई इंसान चल रहा था नॉर्मल, वो इंजर्ड हो गया। वहाँ पे मैं लायबल हूँगा, क्यों? क्योंकि मेरी ड्यूटी थी, मुझे वहाँ पे देखना चाहिए था, मुझे वहाँ पे गाड़ी को ठीक करवाना चाहिए था अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी। तो ये मेरा एक नेग्लिजेंट एक्ट हो गया, और इस केस में मेरी इंटेंशन प्रिज्यूम की जाएगी। नेक्स्ट है रेकलेसनेस। रेकलेसनेस में क्या होता है कि जो एक्टर होता है, मतलब जो काम करने वाला होता है, उसको वो करना नहीं होता है, ठीक है। पर मतलब जो उससे गलती हुई है उसे करनी नहीं होती, पर उसे आइडिया होता है कि ऐसा हो सकता है। मतलब उसे इस पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा हो सकता है। एक जिसको बोलते हैं कि उसके एक कंडीशंस का आइडिया होता है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये हो सकती हैं चीज़ें, एंड उसके बावजूद भी वो रिस्क लेता है। जस्ट लाइक कि अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में एक ख़राब खाना रखा हुआ है, और मुझे पता है कि ये बहुत पुराना है, इसे खाएगा कोई इंसान तो उसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये जानते हुए भी अगर मैं किसी अपने फ्रेंड को दे देता हूँ खाना, और वो खा लेता है और वो मर जाता है, या उस सॉरी, अगर उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, या उसके साथ कुछ गलत हो जाता है ज़्यादा, तो उसके लिए मैं लायबल होऊंगा। क्यों लायबल होऊंगा? क्योंकि यहाँ मेरी रेकलेसनेस थी, मुझे ये चीज़ चेक करनी चाहिए थी ऑलरेडी। ठीक है, देखिए ये और नेग्लिजेंस बहुत क्लोज रिलेशन रखते हैं आपस में, लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें हैं, मतलब दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा। ठीक है। और एक अगर आप चाहेंगे तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे अलग से, वो आगे हम। तो थर्ड मोस्ट पार्ट अगर हम बात करें अब, तो थर्ड पार्ट आ जाता है एक्टस रियस के बारे में। जैसे अगर बात की जाए तो मैंने पहले बताया कि रॉन्ग फुल जो होता है एक्ट, या किसी भी क्राइम को करने के लिए कुछ ना कुछ एक्ट होना ज़रूरी है। मतलब आपने सोचा, प्रिज्यूम सोच लिया, तो वो इनफ नहीं है, कुछ ना कुछ एक्ट ज़रूर होना चाहिए। और ये एक थर्ड जो है थर्ड असेंशियल एलिमेंट है क्राइम का। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गिल्टी एक्ट। गिल्टी वर्ड कहाँ से आया? गलत, जिसको बोलते हैं कि रॉन्गफुल या गलत एक्ट होना, तो विच इज़ अ गिल्टी एक्ट। इट इज़ डिफाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉलेंट्री ह्यूमन कंडक्ट विच इज़ अ लॉ प्रोहिबिटेड्स। मतलब एक वॉलेंट्री वर्ड मैंने देखो बताया आपको कि मेंसरिया कहीं पे भी डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाएगा, वर्ड यूज़ किए जाएंगे ऐसे वॉलेंट्री, नेग्लिजेंटली, है ना, कंसेंट बेस्ड वर्ड यूज़ किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेंसरिया। तो यहाँ पे भी देखिए वॉलेंट्री यूज़ किया गया है। क्यों? ऐसा एक्ट जो हमने किया जानबूझ के किया, और वो लॉ ने प्रोहिबिट किया था, मतलब लॉ ने उसको करने से मना किया हुआ था, फिर भी हमने किया, तो वो फिर क्राइम हो जाएगा। ठीक है। और एक्ट और अनलॉफुल कमीशन मस्ट बी डन बाय द प्लान विद द गिल्टी इंटेंशन। देखिए यहाँ पे प्लान से होना चाहिए एक्ट, या वो गिल्टी इंटेंशन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्लान से हो एक्ट। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो है कोई भी क्राइम ना दो तरीके से हो सकता है, या तो स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, मतलब कि सडनली हो जाता है, उसने मेरे को थप्पड़ मारा तो मैंने भी गुस्से में आके दो थप्पड़ मार दिए, एक ये हो गया। दूसरा होता है कि प्रिपरेशन से, कि मैंने पहले उसके बारे में प्रिपरेशन की, उसके बाद मैंने उसे अटेम्प्ट किया, फिर मैंने उसे कमिट किया, इस तरीके से होता है। ये हम लोग स्टेजेस ऑफ क्राइम में आगे देखेंगे, तो ये हो सकता है। तो ये अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो एक्टस रियस में फ़िलहाल तो इतना ही। अभी हम आगे देखते हैं थर्ड जो हमारा फोर्थ जो हमारा पार्ट है, वो हो जाएगा इंजरी का। तो इंजरी क्या होता है? इंजरी मतलब किसी ना किसी को हार्म होना चाहिए। इंजरी जो होती है ना, वो कई बेसिस पे हो सकती है। पहली होती है माइंड के बेसिस पे, मतलब किसी ने आपको डिफेम किया, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया आपको माइंड के पे टॉर्चर किया। तो डिफेम नहीं, मतलब डिफेम तो डेपुटेशन में आ जाता है। किसी ने आपको टॉर्चर किया, मेंटल लेवल पे कुछ टॉर्चर किया, तो वो
मेंटल इंजरी जिसको बोलते हैं, माइंड लेवल पे इंजरी हो गई। दूसरी इंजरी कौन सी हो गई? बॉडी इंजरी, मतलब किसी ने आपके साथ मारपीट कर दी, आपको चोट पहुंचा दी, या किसी ने आपके साथ कुछ हाथापाई कर दी, ठीक है, वो हो जाएगी बॉडी इंजरी। तीसरी इंजरी हो जाती है रेपुटेशन इंजरी। रेपुटेशन इंजरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब जैसे आपकी डिफेमेशन, जहाँ आप बोलते हैं मान हानि करना, यहाँ ठीक है, किसी की इज्जत को ठेस पहुंचा देना, ये हो जाएगी रेपुटेशन। चौथी हो जाती है प्रॉपर्टी, आपके साथ ट्रेसपास हो गया, आपके घर की प्रॉपर्टी के साथ ट्रेसपास हो गया, आपके और कुछ आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान कर दिया, जला दिया, तो वो हो जाएगा इंजरी टू द प्रॉपर्टी। देखिए इंजरी की जो डेफिनेशन है ना, वो आपको सेक्शन 44 में मिल जाती है आईपीसी के अंदर। राइटिंग थोड़ी अवॉइड कीजिएगा, गंदी है मेरी, पर वो सेक्शन 44 में आपको आईपीसी के इंजरी की डेफिनेशन मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए: ह्यूमन बीइंग, गिल्टी इंटेंशन, एक्ट इन इंजरी। ह्यूमन बीइंग मतलब किसी इंसान के द्वारा वो एक्ट किया जाना चाहिए, या तो इंसान ने किया होना चाहिए, और हम लोग पनिशेबल भी उसी के लिए मानते हैं। दूसरा है गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए, कि उसका गिल्टी माइंड भी होना चाहिए, ब्लेम वर्दी माइंड होना चाहिए, जिस वक्त इंक्लूडेड होना चाहिए उसमें। एक्ट होना चाहिए, एक्ट भी बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ उसने किया ज़रूर होना चाहिए उसके लिए ना, कुछ भी किया, तो प्रिपरेशन से हो या स्पर ऑफ द मोमेंट से कुछ भी हो। इंजरी होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ चोट, या उससे कुछ जो रिजल्ट है उसका कुछ ना कुछ आया होना चाहिए, उससे किसी को नुकसान हुआ होना चाहिए। तो ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स से हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पे जल्दी अपलोड करेंगे, तो स्टे ट्यून, तब तक के लिए गुड बाय, and thanks for watching, and for more updates subscribe to our channel Zak Knowledge.